हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। हमारा आज का टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। व्हाट इज मोशन इन ए प्लेन बच्चों? देखिए, एक प्लेन पेपर लेते हैं, ठीक है। इस प्लेन पेपर में मैंने इसे एक्स एक्सिस रख लिया और इसे मैंने वाई एक्सिस रख लिया। मेरे एक्स एक्सिस पर मैंने टी रख लिया, वाई एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्स रख लिया। और अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस टाइम पे, ये इस टी टाइम पर, ये इस एस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। किसको कवर कर रहा है बच्चों? एस अपॉन टी को कवर कर रहा है। हमने इसे प्लेन लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, मैंने एक रूम लिया और रूम में एक मैंने वॉल रखा, सॉरी मैंने एक फ्लोर रखा बच्चों। फ्लोर रखा कहिए या फिर वॉल रखा कहिए। वॉल पर एक छिपकली ले लीजिए, ये इसकी पैर हो गए, जो भी है, जैसा भी है डायग्राम। ये छिपकली का मूवमेंट वॉल पे कैसा रहेगा? कभी इस डायरेक्शन पे, कभी इस डायरेक्शन पे, कभी वापस से इस डायरेक्शन पे, या कभी लाइक दिस, कभी लाइक दिस। अलग अलग मोशन रहेगा इसका। ओके, अब अगर आप इस जगह से देख रहे हैं और आप इस जगह से देख रहे हैं, सेम टू सेम। ये तो वॉल की बात होगी बच्चों। मैं ले लेती हूँ फ्लोर को। फ्लोर पे ले लिया हमने एक एंड को, ठीक है। हमने ले लिया एक एंड को और हमने देखा ये एंट इस तरफ गई, देन इसके बाद इधर आ गई है, और देन इधर चली गई, देन इधर चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो कहीं पे भी मूवमेंट्स कर रही है। अगर आप इसे इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? वेस्ट की तरफ जा रही है। आपका फ्रेंड अगर इस डायरेक्शन से देख रहा है तो बोलेगा ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, और अगर इस डायरेक्शन से देख रहा है तो बोलेगा साउथ की तरफ जा रहे हैं। और सपोज ये इधर गई है, सपोज इस डायरेक्शन में गई है, तो आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई है, इस डायरेक्शन में गई। तो यानी कि कहने का मतलब है, हमने इसको भी और एक डेफिनेट डायरेक्शन में पढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। किस में पढ़ा बच्चों? हमने इसको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारा इसके पहले का चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर। और अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन में एक डेफिनेट डायरेक्शन सेट करने के लिए, किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन सेट करने के लिए हमको इनके नजरिए की जरूरत है, हमको किसी एक रेफरेंस की जरूरत है, हमको एक व्यूअर की जरूरत है। और मोशन का डायरेक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू 3 कोऑर्डिनेट्स होगा। व्हाट इज ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स? 3 कोऑर्डिनेट्स इज नोन एज द three angles of 90 डिग्री। आप इसको इमेजिन करिए, कॉर्नर, वॉल कॉर्नर, दीवार का नीचे का कोने का हिस्सा देखिए, उस पर एक स्ट्रेट लाइन आई है। दीवार का पहला कोना, दूसरा कोना जो फ्लोर के दो दीवार के बीच में बना है, ये वो रहा ये वाला कोना। और हम इसी को एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने सिंपली पढ़ा था वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसी डिस्प्लेसमेंट और टाइम को हम इस 3 एक्सेस में पढ़ेंगे। जब हम 3 एक्सेस में पढ़ेंगे बच्चों, तो हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। आप लोगों ने रेजोल्यूशन में कंपोनेंट्स देख लिए हैं। चलिए हम मोशन का सॉरी हम मोशन इन प्लेन का या मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन का एक डेफिनेशन करते हैं, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग। हमको डेफिनेशन कभी नहीं पूछता, बट हमको समझने के लिए। राइट डाउन मोशन इन प्लेन इक्वल्स टू, हाँ मैथ्स पढ़ा के इक्वल्स टू बोलने की आदत हो गई है बच्चों। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called motion in plane, motion in plane or 2 dimension or 3 dimension if 2 or 3 coordinates are required to specify the position of
object in space change with reference with time. ये रहा हमारा डेफिनेशन. क्या है बच्चों, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना इस प्लेन में, तो हमको अगर इस जगह पर इसको देखना है, इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर हम देखना है और हम इसको ओरिजिन ले लेते बच्चों, तो क्या होगा, हम इस ऑब्जेक्ट को एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और हम इसे जेड कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेन करेंगे. ये मान के चल लो कि पंखे से आपने किसी बैलून को लटका दिया है और वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है. उसको आप जब इस साइड जा रहा है तो एक्स, इस साइड जा रहा है तो वाई, बॉटम में जा रहा है तो जेड, उस हिसाब से आप उसे कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा एग्जाम्पल. An insect is moving in a room. Clear? अब देखिए, मैं पहले काम करती हूँ. इस मोशन के 2 टाइप्स है, दोनों प्रकार को लिखा देती हूँ, जिसको हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे. बट अभी हम उसका नाम पढ़ रहे हैं बच्चों, और उसके लिए जो इस वक्त हमको 3 डायमेंशन में रिक्वायरमेंट्स है, हम उसको कंप्लीट करेंगे. हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके कंपोनेंट्स को क्लियर करेंगे इस पार्ट में. फिर भी हम देखते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन में 2 टाइप्स ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया गया है बच्चों. राइट डाउन 2 टाइप्स ऑफ मोशन is considered in plane. They are projectile and circular motion. आइए अब हम इसके लिए और इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे. यहां तक आप लोग लिख लीजिए, मैं इसे इरेज कर रही हूं. हमने फर्स्ट पार्ट अभी देखा प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट यहां से ऐसा फेंका रहा है, ठीक है. इसको हम अभी एक ले लेते बच्चों, ऑब्लिक टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है. अब अगर आप किसी टावर के पास खड़े हैं और आपने निशाना लगा, यहाँ पे आपको मालूम समुद्र दिख रहा है, कोई चीज दिख रहा है, आपने निशाना लगा के उस पत्थर को ऐसा फेंक दिया, ठीक. उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. और ये के बच्चों से बता सकते हैं कौन सा है? ए 2 नेचुरली, ये रहा हमारा एरोप्लेन और ये रहा उसका ऊपर की तरफ जाना. तो ये कैसे जाएगा बच्चों? इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, ठीक. ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी एग्जांपल के लिए बताया है. इस कंडीशंस में देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से यहां फेंक रही हूं, तो मैं उसमें स्टार्ट कहां से करूंगी? मैं स्टार्ट करूंगी बच्चों इस लाइन से, दैट इज हॉरिजॉन्टल. क्लियर? दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन. और जब ये ऑब्जेक्ट यहां ऊपर की तरफ जा रहा है, तब मैं क्या नोटिस करूंगी? मैं नोटिस करूंगी वर्टिकल मोशन. अब आप बताइए, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने जा रहे हैं तो हमको कौन कौन से 2 मोशन दिखाई दे रहे बेटा? दिस इंक्लूड प्रोजेक्टाइल मोशन इज स्टडीड इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट रहेगा हॉरिजॉन्टल
एंड सेकंड रहेगा बच्चों वर्टिकल। जिस समय हम हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसी समय पे हम वर्टिकल मोशन को भी स्टडी कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए। बोथ मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एट ए टाइम में ही स्टडी कर रहे हैं, बट ये दोनों भी मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो राइट डाउन, बोथ मोशन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम और ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग रहेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ मोशन। इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ मोशन। आप लोग को क्लियर है? जिस समय मैं बोलूं प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना चालू कर दिया, इंडिपेंडेंट लॉ चालू हो रहा है, समझ जाना वर्टिकल को हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल को अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमारा इंडिपेंडेंट लॉ चालू हो गया और दोनों भी मोशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम हॉरिजॉन्टल लॉ चालू करने से पहले उसके सारे बेसिक्स कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लॉ पढ़ने के समय में, सर्कुलर मोशन पढ़ने के समय में जिस जिस बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है हम वो सारे बेसिक्स कर रहे हैं। बोथ मोशन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट, इसको इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं बच्चों। ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से आजाद होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। द हॉरिजॉन्टल मोशन, ये मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो जो रेड पेन डार्क पेन जो चीज भी मिल रहा है इमीडिएटली अंडरलाइन करिए इसको। द हॉरिजॉन्टल मोशन अनचेंज्ड थ्रू आउट द फ्लाइट और द मोशन। Clear? Second, the vertical motion is affected by, जल्दी से बताइए what? I just smile. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन अपना काम अच्छे से करेगा बच्चों? जल्दी बताइए, क्या काम अपने से अच्छे से होगा? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां पर फोर्स अप्लाइड होता है वहां पर मोशन में डिफरेंसेस आना चालू हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल का ही सेकंड है। अब अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल मोशन किसी टाइम या किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, टाइम नहीं बोलेंगे बच्चों, टाइम तो किसी चीज को चेंज नहीं करता है। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन चेंज नहीं हो रहा थ्रू आउट तो ये कैसा है? दैट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या चीज आ जाता है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन इज ए वेलोसिटी। क्लियर? और जैसे वेलोसिटी में चेंजेस आया ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन जैसे वेलोसिटी में चेंज आया, व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो द यूनिफॉर्म, बट विच काइंड ऑफ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ACCELARATED, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? अब हम चालू कर रहे हैं हमारा वेलोसिटी रीड करना। क्या पढ़ना चालू कर रहे हैं बच्चों हम? इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में इसके वेलोसिटी को हम रीड करने का रीजन है, वेलोसिटी के हमको कंपोनेंट्स को रीड करना है। रेजोल्यूशन पढ़ के आ चुके हैं, अब उसके कंपोनेंट्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए, वेलोसिटी इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट in 2 dimension or plane or 3 dimension। ठीक है,
नॉर्मल बताइए बच्चों, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बता दीजिए। स्ट्रेट लाइन का हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बच्चों बॉक्स में रखने के लिए बता रही हूँ आपको। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस टाइम बट इम्पोर्टेंट फॉर ऑलवेज। ये है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट V2 से V1 तक जाता है, ठीक है, और वहां पे T तक के पहुंचता है, सॉरी, इसे मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ा चुकी है बच्चों कि अगर आप स्कूल से, घर से निकलते हैं और स्कूल तक यहाँ तक के जाना है और आपने ये रास्ता यूज किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जितने समय में वो पहुंचा है उसको हम टाइम के साथ लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लिया जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और अब हम किस में आ चुके हैं? पूरा 100% वेक्टर में आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर ये टोटल पाथ नहीं लिया जा रहा है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। हमको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए हम क्या पहला ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे? पहला ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों इसमें? हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्या पढ़ेंगे? थर्ड हम डायरेक्टिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। अब वेलोसिटी कौन से टाइप की पढ़ रहे हैं हम? एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, और उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ते, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ लेते, डेरिवेटिव, हाँ, देन हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स ऑफ वेलोसिटी। नाउ स्टार्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन सेम रहेगा। क्या रहेगा वेलोसिटी का डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट, क्या है वेलोसिटी का डेफिनेशन? आप लोगों को कुछ याद है? द ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट, और ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट विद इन द गिवन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। This is x plane, this is y plane. Suppose an object moves in a x plane. बच्चों मैं इसके x के रिगार्डिंग ले रही हूं इसको। ये x डैश पे इस जगह पर है और ये y प्लेन पे इस जगह पर है। क्लियर? राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट डाल के लिखिए, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट moving in xy plane with a uniform velocity। हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी ही लेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, O को लिखते हैं। O is origin point of object। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन ए। अब देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन ए, इट्स पोजीशन वेक्टर इज r1। When the object is at a position, its position vector is OA equals to R. Next, when object reaches at B, when the object is at B point, B position, its position vector is OA equal to R2। क्लियर? हमने इसको रख दिया बच्चों R2।
अब क्लियर हो गया? देयर आर टू पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2. हमने एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट पॉइंट. मैंने आप लोग को बोला था हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे. पहले हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर देख ली. क्या था पोजीशन वेक्टर? R2 एंड R1. नाउ आवर थर्ड पॉइंट. अब देखिए हमको यहाँ पे क्या डायग्राम दिख रहा है. हमको दिख रहा है बच्चों कुछ ऐसा डायग्राम. ये इस डायरेक्शन में वेक्टर है और ये इस डायरेक्शन में वेक्टर है. अगर मेरा थर्ड वेक्टर जिसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर R बोलना चाहती हूँ या नॉर्मल नंबर R से बोल रही हूँ, अगर रिजल्टेंट वेक्टर A से लेके B तक जाता है, A B वेक्टर मेरा, और मैं उसे R से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरा ट्रायंगुलर का लॉ क्या बोलेगा? राइट डाउन ट्रायंगुलर लॉ. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. ये रहा OB रिएक्टेंस. यहाँ पे ये रिजल्टेंट कौन है? रिजल्टेंट यहाँ पे R2 है बच्चों. तो ये रहा R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R. R1 प्लस R. देयरफॉर R मुझे क्या मिल रहा है बच्चों? लुक एट हियर. R मुझे मिल रहा है R2 माइनस R1. देयरफॉर माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एंड हियर हमने क्या पाया? R is our displacement vector. Displacement vector. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है? सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है R. सभी वेक्टर्स फॉर्म में बच्चों. Therefore R equals to R2 minus R1 equals to R2 कौन था? OB था माइनस OA इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको? AB. सभी वेक्टर से वेक्टर्स डाल दीजिए. हमने दो चीजें फाइंड की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और हमने फाइंड किया पोजीशन वेक्टर. आइए इसी फॉर्मूला से अब हम वेलोसिटी लिख रहे हैं. ऊपर से इरेज करूंगी, आप लोग इसे लिख लीजिए. अब देखिए ये रहा B. ठीक है. सपोज मेरा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट x1 और y1 में है एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट x2 एंड y2 पे है. फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या था? OA. विच कंडीशन? x1 एंड y1. राइट डाउन. दिस इज पॉइंट नंबर 6. अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी. ठीक है, दो चीजें पढ़ ली हमने. अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिए हमको क्या जरूरत है? हमको जरूरत है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पर जो भी लिखना है वो AB के बारे में लिखना है और यहाँ पर लिखना है बच्चों T2 टाइमिंग से T1 टाइमिंग के बीच में टाइम इंटरवल्स को डिस्कस करना है. तो राइट डाउन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? R. ठीक है. इज बिटवीन T2 टाइम, अच्छा T1 लिख लेते हैं ना, T1 टाइम एंड T2 टाइम is AB where A at x1 and y1 coordinates and B at x2 and y2 coordinate. क्लियर है? A x1 और y1 पे है और x2 जो है और y2 जो है उस पर हमारा B कोऑर्डिनेट है और हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया बच्चों. ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज R. चलिए थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट 6th. पोजीशन वेक्टर. बच्चों हम इसके लिए पढ़ रहे हैं. अब आ जाइए, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? इसके लिए पढ़ रहे हैं. अभी हमने डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन किया है कि x1 x2 पे. अभी हम इस पोजीशन वेक्टर को पढ़ रहे हैं. ठीक है. पोजीशन वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखते हैं बच्चों, है ना. द कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर
द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर R1। क्या मिलना चाहिए? आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स पढ़कर आए हैं। क्या पढ़कर आए बच्चों? हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं x1 i कैप प्लस y1 i कैप, यही पढ़े हैं ना। y को हम जे कैप में पढ़े। हम पोजीशन वेक्टर ऐसे ही पढ़े हैं ना, रेजोल्यूशन में पढ़े हैं, याद करिए। तो ये रहा हमारा पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करना है हमको। हम x1 और y1 के अलोंग में ये वाले R1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा R1 का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए? x1 और y1 होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं, दैट इज x1 i कैप एंड प्लस y1 j कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 मिल गया हमको, सच एज R2 इक्वल्स टू x2 i2 एंड प्लस y2 j कैप। 2 नहीं बच्चों, i कैप और j कैप। ठीक है, हमने पोजीशन वेक्टर बताया किसमें? कंपोनेंट्स के फॉर्म पे। नेक्स्ट हम अपनी फॉर्मूला में आ जाते हैं। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू R2 का कंपोनेंट्स कौन है? x2 i, और हमने यहां से ले आया बच्चों। अच्छा ठीक है, चलिए हम लिख ही लेते हैं इसको, प्लस y2 j कंपोनेंट्स माइनस R1 के कंपोनेंट्स है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है ना। अब मैं इस फॉर्मूला को हटा रही हूं, इसको लिखने तक के लिए रोक के रखा था मैंने। नाउ हमको R क्या मिल रहा है? R हमको मिल रहा है, हमने ले आया बच्चों i कैप को एक ब्रैकेट के अंदर, x1 i कैप प्लस x2, ये प्लस है बच्चों, x2 i कैप, और ये रहा माइनस, दैट इज y2 j कैप प्लस y2 j कैप, 1 1 एंड y2 j कैप। ठीक है, अब हम x1 x2 को एक जगह रख लेते हैं, x1 प्लस x2, देयरफॉर i कैप हमारा बाहर आ गया, और ये रहा y1 प्लस y2, और ये रहा हमारा j कैप बाहर आ गया। आप लोग को समझा यहाँ से हमने क्या किया? हमने R2, यहाँ पे हमको क्या मिला था? R2 माइनस R1 मिला था बच्चों। हमने इस R2 और I1 की जगह पर उनके कंपोनेंट्स रख दिए। R2 का कंपोनेंट्स रखा हमने I और J कंपोनेंट्स के साथ में, और R1 का कंपोनेंट्स हमने रख दिया, और डिस्प्लेसमेंट R हमने फाइंड किया। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन 2 डायमेंशन। आप लोगों को फॉर्मूला क्लियर है? इसको बॉक्स डालिए, हाईलाइट करिए और लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट इन टू डायरेक्शन। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम जा रहे हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले में इसको रखने। लिख लीजिए, 8 वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको? x1 प्लस x2 i कैप माइनस y1 प्लस y2 j कैप अपॉन t2 माइनस t1। ये रहा हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। लुक एट हियर बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको मिल गया है और वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया है उनके वेक्टर्स के साथ में। अभी हम 2 डायमेंशन में चल रहे हैं, 3 डायमेंशन का भी अभी हम पढ़ेंगे। रिलैक्स, है ना? ओके, यहाँ तक कि हमने इसे लिख लिया। आइए अब हम वेलोसिटी का नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इंस्टेंट। ये तो रहा, और हम इसको एवरेज वेलोसिटी में लिख सकते हैं। तो अब इसको हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, x1 x2 अपॉन t2 माइनस t1 i कैप y1 प्लस y2 अपॉन t2 माइनस t1 j कैप। इसको हम इस मेथड से भी लिख सकते हैं। किस कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी है? ये कोऑर्डिनेट x की वेलोसिटी फॉर कोऑर्डिनेट x। और ये किसकी वेलोसिटी बच्चों? ये कोऑर्डिनेट y में कोऑर्डिनेट y की वेलोसिटी है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं
v equals to average, this is average velocity of which coordinates, of x coordinate and I cap. देख लीजिए, हमने इसे x के इसमें निकाला है, x2 माइनस x1 ये निकाला था, यही रहा ना x1 x2, और ये निकला बच्चों दूसरा वाला मिल रहा है हमको वेलोसिटी एवरेज एट कोऑर्डिनेट y, दैट इज j कैप. क्लियर? ये भी हमारा एक फॉर्मूला तैयार है. राइट डाउन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट JEE और नीट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी? द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी is the direction of r. r कहाँ जा रहा है बच्चों? अगर यहां जा रहा है तो वेलोसिटी भी यहीं जाएगी. r इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी सेम जाएगी. जनरली क्या होता है, यहाँ पे कुछ डिजिट डाल दिए जाते हैं और उसको आपको पूछा जाता है इस डिजिट की डायरेक्शन क्या होगी. डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है. डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ द r. देखिए, हम पढ़ के आ चुके हैं बच्चों हमारा मैग्नीट्यूड. क्या पढ़ के आ चुके हैं? रेजोल्यूशन पढ़े, याद आया? रेजोल्यूशन में हमारा मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? r का मैग्नीट्यूड है √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर. हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था ना मैग्नीट्यूड, याद आ गया? साथ में हमने एक चीज पढ़ा था बच्चों, tan थीटा. tan थीटा में हम क्या पढ़े थे? जो भी हमने ट्राइंगल्स बनाया है उसको हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाएंगे. क्या करेंगे हम? उसको परपेंडिकुलर को अप्रोच करेंगे और फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आई मीन टू से राइट एंगल ट्राइंगल, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम कैलकुलेट करेंगे tan थीटा से, और हम बताएंगे कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है. ये रेजोल्यूशन पढ़ने का मीनिंग क्या था? हमको देखना था कि हमारे वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं. चलिए एक चीज और, बहुत सारे बच्चों ने वापस से मुझे कहीं पे क्वेश्चन किया है कि मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं. जैसे हमने लिखा है ना 3 मीटर, दिस इज नोन एज यूनिट एंड दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड. नंबर इज नोन एज मैग्नीट्यूड, डिजिट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द दैट यूनिट, ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, कह सकते हैं हम, है ना. तो हमको इन दोनों में, अभी ये जो रेजोल्यूशन से हम पढ़ कर आए हैं, इन दोनों में इस वेलोसिटी का हमको मैग्नीट्यूड लिखना है और इस वेलोसिटी की हमको डायरेक्शन बताना है. डायरेक्शन तो क्लियर हो गया है कि r के डायरेक्शन में, इट मीन्स हमको अभी r की डायरेक्शन tan थीटा में फाइंड करनी है. मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए. Which point? 10th point. Magnitude of velocity. सीधी सी बात है, हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है v, और ये रहा हमारा एवरेज वेलोसिटी, ये रहा हमारा फाइनल वेलोसिटी एट अकॉर्डिंग टू y एक्सिस, अकॉर्डिंग टू y प्लेन, और वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू x प्लेन, यानी x कोऑर्डिनेट्स पे. तो हमने बना दिया, इसको अपनी फॉर्मूला में रख दिया बच्चों, दैट इज वेलोसिटी एवरेज x on x plane is square plus velocity average on y plane is square. ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड. सिंपल रेजोल्यूशन के फॉर्मूले में ही इसे डाल दीजिए. नाउ आवर डायरेक्शन क्या है बच्चों? tan थीटा रहेगा. tan थीटा इक्वल्स टू, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट हमारा dy x1 x2 और y1 y2 है. If r1 make theta with the x plane पर
अगर हमारा R1 थीटा एंगल बनाता है तो थीटा इसके अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, सपोज ये R2 हो या R1 हो, हमने अगर यहाँ पर थीटा लिखा बच्चों तो अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, ये रहा हमारा x और इसके पैरेलल में ये है तो ये रहा y। अगर यहाँ पे थीटा है बच्चों तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये रहा हमारा velocity average at y axis and velocity average at x axis. Look at here, y upon x, this is perpendicular, परपेंडिकुलर पर जो वेलोसिटी वो लिखा हमने, परपेंडिकुलर की वेलोसिटी, और हमने लिखी बेस की वेलोसिटी। बेस की वैल्यू कहाँ पर थी, बेस था x पर और परपेंडिकुलर था y पर, तो y पर जो वेलोसिटी थी वो हमने लिख दी और ये लिख दिया। ये हो गया बच्चों हमारा मोशन का डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस। सीधी सी बात है, हम अभी जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम इन मोशंस के लिए पढ़ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की इस मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या लेना है, हर पॉइंट पे हमको इस ट्रेजेक्टरी मोशन का एक टेंजेंट लेना है। ठीक है ना, क्या लेना है हमको, हर पॉइंट पे अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है ना बच्चों, तो हमको उस पॉइंट पर उसका टेंजेंट लेना है। ठीक, तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस रूल को फॉलो करेगा, it is calculated along the tangent of the trajectory to the कर्व एट, कोई भी पॉइंट पे ले लो, ए पे कैलकुलेट करेंगे तब उस समय ए पे लेंगे। चलिए कोई भी पॉइंट को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सपोज यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इसको ए ले लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को A2 ले लेंगे, A1 ले लेंगे, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी v, जब कभी भी हम किसी चीज को इंस्टेंटेनियस पॉइंट फाइंड करते हैं तो बहुत छोटे से छोटा से जगह पे जाके फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको हम लिखते हैं लिमिट करना। किस चीज को, t को लिमिट करते हैं। हम किसको लिमिट करते हैं बच्चों, t को 0 के भी डेसिमल में पहुंचा देते हैं। हम डेसिमल 0.0000001 सेकेंड और मोर देन जाके उस जगह पर हम उसका ट्रेजेक्टरी मोशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जब t को 0 के अप्रोक्सीमेट पहुंचाया तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, नेचुरली डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। हम पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, कि ये कहाँ से आया और क्यों आया। डेल्टा r आप ये भी लिख सकते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, और इसको अब हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिख देते हैं। हमको ये मिला था बच्चों dr2 अपॉन dt, और ये हमको मिला था बच्चों सेकेंड माइनस में dr1 अपॉन dt। देयरफॉर r हमको क्या मिला था बच्चों, r हमको मिला था r2 मिला था हमको x के अलोंग में, दैट इज i का यस, और ये रहा बच्चों हमारा y के अलोंग में, दैट इज j के। ये रहा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या रहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, नाउ हमारा मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर। ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड, सेम एज थीटा फाइंड करेंगे बच्चों। थीटा मीन्स डायरेक्शन, tan थीटा डायरेक्शन, राइट डाउन दिस, मैंने पॉइंट भी भूल गई हूँ, चलिए आप लिख लीजिए डैश डैश डैश। आई थिंक ये 14th, आई थिंक ये 15th मैग्नीट्यूड है ना, आई थिंक दिस इज 16th पॉइंट ऑफ वेलोसिटी। tan थीटा इट मीन्स क्या फाइंड कर रहे हैं हम, डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या लिखना है हमको, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा,
देयरफॉर dy अपॉन dt। ये रहा हमारा tan थीटा का वैल्यू। आई होप आप लोग को वेलोसिटी काफी अच्छे से समझ में आ गया। आ जाइए हम कर रहे हैं अभी एक्सेलरेशन। इस वेलोसिटी में बच्चों मैं उस समय आप लोग को ये डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसी फॉर्मूलाज को उठा उठा के हम ट्रांजैक्टरी में रखते जाएंगे। जिस जिस समय में हम इस मोशन को रीड करेंगे उस समय पे डायरेक्ट मैं इन फॉर्मूलाज को रखते जाऊंगी। आप लोग उस समय नहीं बोलेगा कि टीचर ये कहाँ से आता है, या कंफ्यूजन बोलिएगा क्या, आप लोग कंफ्यूजन लेना ही नहीं है कि ये टीचर कहाँ से आई है। ठीक है ना। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम। क्लियर? एक्सेलरेशन हम वेलोसिटी हम पढ़ कर आए। चेंज इन वेलोसिटी क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा था ना, v1 एवरेज, v2 एवरेज, ये था x के अलोंग पढ़ के आए हैं, ये वाला y के अलोंग पढ़ के आए हैं ना। अभी हम इसी को एक्सेलरेशन में फिट कर रहे हैं। आइए v2 along the x I cap plus v1 along the x j cap, नहीं I में पढ़ रहे ना, I cap। This is given time t2 minus t1 minus v2 along the y plane, that is j cap, plus v1 along the y plane j cap अपॉन t2 माइनस t1। इसको और थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छे से। v2 माइनस v1 along the x I cap, that is t2 minus t1 minus v2 plus v1 along the y axis and j cap sorry, t2 minus t1। v2 and v1 are velocity, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, बट अगर आपको क्वेश्चन डेराइव करने के लिए कभी आ गया तो, एंड t2 t1 and t2 are टाइम इंटरवल। आप लोग इसे लिख लीजिए। नाउ ये पूरा कंप्लीट किसका फॉर्मूला हो गया? ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया चेंज एक्सेलरेशन का। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एवरेज अलोंग द एक्स एक्सिस I cap माइनस एक्सेलरेशन एवरेज अलोंग द y एक्सिस j cap। सेम उठा के बच्चों डाल दीजिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट के अंदर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन a एवरेज along x axis square a average along y axis square। ठीक है, ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन tan थीटा इक्वल्स टू, जनरली हमारा y परपेंडिकुलर में रहता है, अगर हमने x के अलोंग में थीटा एंगल लिया है तो क्या हो जाएगा बच्चों? a b g एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज इन y एक्सिस अपॉन एवरेज एक्सेलरेशन इन एवरेज अपॉन x एक्सिस। दिस इज आवर डायरेक्शन। तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। यहाँ पर हमारा लास्ट एक बच रहा है बच्चों, इंस्टेंटेनियस। इसको इंस्टेंटेनियस में भी लिख लीजिए, इंस्टेंटेनियस। अब तक के मुझे तो लगता है कि आप लोग को इंस्टेंटेनियस के फॉर्मूलाज कैसे तैयार करने हैं आप लोग का आ गया है। a इक्वल्स टू, लिमिट लिख लीजिए बच्चों, टाइम इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर लिमिट। लिमिट्स में क्या आ रहा है एक्सेलरेशन में? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इसको अगर हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज डी वी अपॉन डी टी।
आइए हम अपने इसके डेरिवेटिव्स के लास्ट कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं बच्चों। डीवी अपॉन dt के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। डीवी में हमको मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा। ओके, एक्स एक्सिस में क्या मिल रहा है, आई कैप मिल रहा है, दैट इज dt प्लस डीवी अलोंग वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा जे कैप अपॉन dt। इसके डेरिवेटिव्स ऑफ y निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y एक्सिस हमको मिलेगा ये बच्चों, d बाहर आ जाएगा अपॉन dt आ जाएगा, dx अपॉन dt i कंपोनेंट्स प्लस d अपॉन dt dy अपॉन dt j कंपोनेंट्स। Solve the derivatives. d square x upon dt I cap plus d square y upon dt j cap। कुछ डेरिवेटिव्स के बेसिक 3-4 फॉर्मूले हैं, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। ये वाला फार्मूला तो अति आवश्यक फार्मूला है, जनरली मोशन में यही अप्लाइड हो रहा है बहुत ज़्यादा जगह, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई होप आज का आप लोग को एक्सेलरेशन वेलोसिटी समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोजेक्टाइल चालू कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन भी करेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर फिजिक्स।